हमारा मिशन है ये समझना कि संविधान की ये पहली ईंट हमें क्या बताती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अनुच्छेद 1 का पहला खंड शुरू होता है इंडिया अर्थात भारत। यहीं पर रुक जाइए। हाँ, यहीं पर पहला सवाल खड़ा हो जाता है। एक देश दो नाम, ये तो किसी भी देश के संविधान में मतलब बहुत अजीब बात लगती है। ऐसा क्यों है? ये सवाल हमें सीधा संविधान सभा के उन गर्मजोशी भरे दिनों में ले जाता है कि एक बहुत सोचा समझा राजनीतिक समझौता था। समझौता? कैसा समझौता? सभा में दो मजबूत खेमे थे। एक खेमा, जैसे एचवी कामत और सेठ गोविंदास, वो चाहते थे कि देश का नाम सिर्फ भारत हो। सिर्फ भारत? हाँ, उनका तर्क था कि ये हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा नाम है, ये हमारी पहचान है। और दूसरा खेमा? जाहिर है वो इंडिया चाहता होगा। दूसरा खेमा ज्यादा व्यवहारिक था। उनका कहना था कि देखिए, इंडिया नाम से पूरी दुनिया हमें जानती है, हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संयुक्त राष्ट्र में हमारी सदस्यता, सब इंडिया के नाम पर थी। इसे एकदम से बदल देना कंफ्यूजन पैदा कर सकता था। तो ये एक तरह से परंपरा और आधुनिकता के बीच का टकराव था। सही, बिल्कुल। और तब अनुच्छेद 1 ने एक बीच का रास्ता निकाला। इंडिया अर्थात भारत। मतलब दोनों को खुश रखने की कोशिश। भारत ही है, मतलब दोनों एक ही हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी लाइन के दूसरे हिस्से पर आते हैं जो कहता है राज्यों का एक संघ होगा, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये संघ या यूनियन शब्द बड़ा दिलचस्प है। आमतौर पर हम भारत को एक फेडरल देश कहते हैं। यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा गया? यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दूरदर्शिता सामने आती है। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने साफ साफ बताया था कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, जानबूझकर किया गया है। जानबूझकर? जी हाँ, और इसके दो बड़े कारण थे। ओके, तो पहला कारण क्या था? पहला कारण था भारत और अमेरिका के बनने का फर्क समझाना। अमेरिका में क्या हुआ था? वहां 13 आजाद कॉलोनियां थीं जो एक साथ आईं। बिल्कुल। उन्होंने आपस में एक समझौता किया और एक फेडरेशन बनाया। वो पहले से ही आजाद थीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। भारत एक, आप कह सकते हैं, एक यूनिटी इकाई था जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया। अच्छा, तो मतलब अमेरिका में राज्य पहले थे, देश बाद में बना, और हमारे यहाँ देश पहले था और उसने अपनी सहूलियत के लिए राज्य बनाए। ये तो सोच का जमीन आसमान का फर्क है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसी से जुड़ा है दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण। वो क्या? यूनियन शब्द इस बात पर मुहर लगाता है कि किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। द फेडरेशन इज ए यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ये एक ऐसा संघ है जो टूट नहीं सकता। अच्छा, तो ये उस वक्त के माहौल को देखते हुए बहुत बहुत जरूरी रहा होगा। देश का बंटवारा अभी अभी हुआ था। हाँ, कई रियासतें शामिल होने में आनाकानी कर रही थीं। उस वक्त देश विभाजन के सदमे से गुजर रहा था। ऐसे में फेडरेशन जैसा शब्द जिसमें समझौते की बू आती है, बहुत खतरनाक हो सकता था। सही बात है। तो यूनियन शब्द एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी था कि अब कोई वापसी नहीं है, आप इस क्लब में शामिल हो गए हैं और इसकी सदस्यता आजीवन है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। मैं हमेशा इस लाइन को बस एक नारा समझती थी। ये नारा नहीं है, ये हमारे संविधान का सार है। अब समझ आ रहा है कि इसका सीधा मतलब है कि संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर दे या उसका नाम बदल दे। हाँ बिल्कुल। पर उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकता कि उसे भारत से अलग होना है। एकदम सही। इसका एक क्लासिक उदाहरण तेलंगाना का बनना है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को पुनर्गठित करके तेलंगाना बनाया। ये दिखाता है कि राज्य विनाशी हैं, उनकी सीमाएं, उनका अस्तित्व संसद बदल सकती है, लेकिन संघ अविनाशी है, वो हमेशा एक रहेगा। ये शक्ति केंद्र को बहुत मजबूत बनाती है। तो ये तो हुई संघ की बनावट की बात, पर ये संघ फैला कहाँ तक है? मतलब अनुच्छेद 1 भारत की सरहदों को, इसके जियोग्राफिकल एरिया को कैसे परिभाषित करता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही पर अनुच्छेद 1 का तीसरा खंड यानी क्लॉज 3 काम आता है। ये भारत के राज्य क्षेत्र, जिसे टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं, उसे 3 हिस्सों में बांटता है। 3 हिस्से? जी। पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा कौन सा? वो क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है यानी एक्वायर कर सकती है। अच्छा, पहली 2 श्रेणियां तो सीधी हैं। आज हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अनुच्छेद 1 का दूसरा खंड क्लॉज 2
बस यही कहता है कि इन सब की लिस्ट और जानकारी पहली अनुसूची में मिल जाएगी। जी, वो एक तरह से प्रशासनिक निर्देश है। लेकिन ये तीसरी श्रेणी बहुत दिलचस्प है। भविष्य में अक्वायर किए जाने वाले क्षेत्र। क्या संविधान बनाने वाले भविष्य का भारत देख रहे थे? क्या वो कोई विस्तार की योजना बना रहे थे? आप इसे उनकी दूरदर्शिता कह सकती हैं। वो जानते थे कि आज़ादी के समय भी भारत की भौगोलिक तस्वीर पूरी नहीं हुई थी। हाँ, ये तो सही है। फ्रांसीसी और पुर्तगाली अभी भी गोवा, पुदुचेरी जैसी जगहों पर काबिज थे, तो संविधान में ये प्रावधान डालकर उन्होंने भविष्य में इन क्षेत्रों को भारत में शामिल करने का दरवाजा कानूनी तौर पर खुला रखा। तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं था, एक रणनीतिक चाल भी थी। बिल्कुल। और ऐसा हुआ भी। गोवा, पुदुचेरी, सिक्किम ये सब बाद में भारत का हिस्सा बने। जी, और इसी वजह से दो शब्दों में फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। कौन से दो शब्द? भारत का संघ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और भारत का राज्य क्षेत्र मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुनने में ये एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। हाँ, ये अंतर मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आया। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर, इसे ऐसे समझिए, भारत का संघ हमारे क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 जैसा है। प्लेइंग 11? हाँ, इसमें सिर्फ राज्य शामिल हैं। ये वो इकाइयां हैं जिनके साथ केंद्र अपनी शक्तियों का बंटवारा करता है, जो हमारी संघीय व्यवस्था का आधार हैं। ठीक है, प्लेइंग 11 मतलब सिर्फ राज्य। तो फिर राज्य क्षेत्र क्या है? और भारत का राज्य क्षेत्र पूरे स्क्वाड जैसा है। अच्छा, पूरा स्क्वाड। हाँ, इसमें प्लेइंग 11 यानी राज्य तो हैं ही, साथ में रिजर्व खिलाड़ी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और वो खिलाड़ी भी जिन्हें भविष्य में टीम में चुना जा सकता है। एक्वायर्ड टेरिटरीज। बिल्कुल। तो राज्य क्षेत्र एक ज्यादा बड़ा और व्यापक शब्द है, जिसमें वो सब कुछ शामिल है जिस पर भारत की संप्रभुता है। वाह, ये क्रिकेट वाली एनालॉजी शानदार है। अब ये हमेशा याद रहेगा। शुक्रिया। तो हमने अनुच्छेद 1 के तीनों खंडों को बातों बातों में समझ लिया। क्लॉज 1 ने नाम और बनावट तय की, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। जी। क्लॉज 2 ने बताया कि राज्यों की लिस्ट कहाँ मिलेगी, और क्लॉज 3 ने पूरे भारत के इलाके को परिभाषित कर दिया।